थर्ड टॉपिक, इंडिया इन 18th सेंचुरी। जैसा कि हम जानते हैं औरंगजेब के बाद ऐसा कोई मुगल शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। जो भी शासक वो काफ़ी कमज़ोर शासक रहे और न ही इतने एम्बिशियस थे कि जो इस राजकाज को आगे बढ़ा सके। नतीजा ये हुआ कि जितने भी सारे राज्य थे वो औरंगजेब के मरने के बाद सारे स्वतंत्र होते चले गए, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद थे, पंजाब भी, पंजाब कश्मीर वो भी इससे अलग होकर आज़ाद होते चले गए। इसी बीच बहुत सारी घटनाएं और भी घटी, जैसे नादिर शाह का आक्रमण भारत पर हुआ। मुग़लों के इस तरह से कमज़ोर होने का फ़ायदा सब लोगों ने यूरोपियन ने भी उठाया, जिसमें ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगालीज, डच भी लोगों ने भी उठाया। ये लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर बसते चले गए। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई होती चली गई। नतीजा ये हुआ कि फ्रेंच वापस चला गया और ब्रिटिश यहाँ पर धीरे धीरे बसते चले गए और उनका एक छत्र राज पूरे भारत पर जमता चला गया। इस चीज़ को देखते हुए 1857 में बहुत विद्रोह हुए, जिसमें ये कोशिश की गई कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया जा सके, जो नाकाफ़ी रही। नतीजा ये हुआ कि इसके साथ 1857 के विद्रोह का विफल होने के बाद अंग्रेज़ पूरी तरह से भारत पर छा गए। सारा कंट्रोल भारत का उनके पास आ गया, सारी शक्तियाँ उनके पास थी और उनका एक छत्र राज देश पर चलने लगा। इसके साथ साथ ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भारत इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। बहुत सारे स्ट्रगल और के बाद भारत को 1947 में आज़ादी मिलती है। हमें इन चीज़ के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिलती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो उस समय साइन किए गए थे, या न्यूज़पेपर, मैगजीन में जो उस समय ये न्यूज़ थी, उससे हमें इस समय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। डेट्स